नमस्कार दोस्तों। आपातकाल इमरजेंसी प्रावधानों पर जो विगत वर्षों में आईएएस और पीसीएस तथा अन्य मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके प्रश्न और उत्तर के गठन की अगली कड़ी में हम कुछ और प्रश्न ले रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, आपके बोर्ड के सामने हैं। आज हम प्रश्न ले रहे हैं, आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधारों पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न है कि जब आपातकाल ख़त्म हो गया था 1975 में, जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वो आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद ही 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2/3 बहुमत के साथ सरकार आई, तो आपको पता ही है 2/3 बहुमत के साथ जब सरकार आती है तो उसको बहुत आसान हो जाता है कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए। तब वो 44वां संविधान संशोधन लेकर आए थे और उस दौरान उन्होंने बहुत से संशोधन किए थे और वो सारे अधिकतर संशोधन आपातकाल से जुड़े थे, क्योंकि वो सरकार जो बनी थी वो विपक्ष में थी और उसने इसमें बहुत ही पीड़ा उठाया था। आपातकाल के दौरान उनको काफ़ी दिक्कतें, राजनीतिक दिक्कतें महसूस हुई थी, तो जिसके कारण उन्होंने बदलाव लाए थे। तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप बताएंगे, थोड़ा आपातकाल के बारे में बताएंगे कि 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था और इसका पूरा उद्देश्य राजनीतिक विद्वेष था, जिसमें कहा गया था कि देश में अस्थिरता है, आंतरिक गड़बड़ी की संभावना है, जिसके आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था। और इसको ध्यान में रखते हुए जब 1978 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ और 2/3 बहुमत से आई, तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नवत सुधार किए। उसमें आप बताएंगे, नंबर 1, राष्ट्रीय आपात में उन्होंने संशोधन किया। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो आप पहले रिकॉल कर लीजिए, सारे नोट्स आपने पढ़ रखे होंगे मेरे, जो भी मैंने लेक्चर दिए, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया था। तो आप बताइए, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। दूसरी बात, कैबिनेट की सिफारिश जोड़ी गई कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं लगाएंगे, कैबिनेट की सिफारिश पे लगेगा। तीसरा, 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से संसद का अनुमोदन जरूरी है। पहले 2 माह का था और 2 माह का में आपको समर्थन लेना पड़ता था संसद का, और समान बहुमत से था, तो कड़ा कर दिया उन्होंने, 1 माह कर दिया और विशेष बहुमत कर दिया। अगली बात कहा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 20 और 21 संरक्षित किए जाएंगे, जिसमें जीवन का अधिकार है और आपका अगर आपको अपराध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है तो उसमें भी आपको रिव्यू की पावर रहेगी। तो मौलिक अधिकारों में भी आपको 20 और 21 को संरक्षित किया गया। दूसरी बात फिर आती है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जो संविधान की विफलता होती है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, उसमें क्या क्या सुधार किए गए। उसमें ये कहा गया कि एक बार में 6 माह का ही राष्ट्रपति शासन बढ़ेगा और फिर से लोकसभा जब और राज्यसभा समान बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तो फिर दोबारा 6 माह बढ़ेगा। इस प्रकार से 3 साल तक बढ़ सकता है। तो एक बार में 6 माह की पोजीशन 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यह भी इसमें कह दिया गया 44वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यानी कि एक गलत तथ्यों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो ये माननीय न्यायालय में ये मामला जा सकता है। अगले आप सुधार बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा भंग करने की प्रक्रिया बताई गई। कहा कि अगर कोई आपातकाल लागू है, अनुच्छेद चाहे 352 हो, 356 हो, और लोकसभा और विधानसभा, आप राज्यसभा लिख गया है उसको आप विधानसभा पढ़िएगा। तीसरे पॉइंट में कि लोकसभा और विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया, यदि लोकसभा और विधानसभा को भंग करना मजबूरी पड़ रही है तो वो तभी भंग की जाए
जब पहले नए चुनाव कराने का समय तिथि पर विचार हो जाए। कहने का आशय लोकसभा और विधानसभा अनिश्चित काल तक ये भंग न रहे। अगला उन्होंने संपत्ति का अधिकार का सुधार किया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार न रहा, वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अब वो चला गया 300A में, जो विधिक अधिकार हो गया है। प्रश्न में आ जाता है कभी कभी ना कि मूल अधिकारों में कौन सा मूल अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। तो आप ये 44वें संविधान संशोधन के सामने जो मैंने पॉइंट लिखे इनको लिखेंगे, बाद में निष्कर्ष निकालेंगे कि आप इसमें लिख देंगे कि आपका 44वें संविधान संशोधन परिवर्तित करके जो आपातकाल के व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिससे आपातकाल आसानी से क्रियान्वयन न हो सके। ये बहुत हद तक 44वें संविधान संशोधन द्वारा सफलता प्राप्त हुई। बस इसको संक्षेप में उत्तर लिख के अपने प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो आपका आज आपको मैंने तीसरा प्रश्न का उत्तर बताया कैसे लिखना है। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं चलते चलते। भारतीय संविधान के तहत प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, नहीं चौथा देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की प्रक्रिया का वर्णन करें कि राष्ट्रपति शासन कैसे घोषणा होती है, और इस प्रावधान का उद्देश्य औचित्य बताएं कि यह क्यों 356 का उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है, और यह भी बताएं कि यह विवादों में क्यों रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन में सीरियल से। तो आप प्रस्तावना में लिखेंगे कि राष्ट्रपति के आप इसको अनुच्छेद 356 को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और यह राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के परिणाम स्वरूप केंद्र को राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ता है। इस प्रकार से अब स्टार्ट करेंगे। प्रक्रिया पूछ रहा है, तो प्रक्रिया हम बताएंगे कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति आती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल से रिपोर्ट मांगते हैं, या राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं, जिसमें पूरा डिटेल्ड एक एक बातें लिखी होती हैं, और ये जिससे ये सिद्ध करते हैं कि राज्य सरकार विफल हो रही है संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में, संवैधानिक तंत्र अव्यवस्थित है और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। यही सब संवैधानिक तंत्र की विफलता का कारण होता है। या ये कहा जाता है कि केंद्र के आदेशों का पालन नहीं कर रहा राज्य, अनुच्छेद 365 में, कि जो केंद्र राज्य संबंधों में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 245, 246, 248, 249, इसके अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है। दूसरी बात, स्वयं राष्ट्रपति महोदय यह संतुष्ट हो जाएं अपने द्वारा या अपने किसी अन्य सोच से कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो तब ये लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी और उसमें विधानसभा या तो निलंबन होगा या भंग होगा। अगली प्रक्रिया में आएगा संसद की स्वीकृत। जैसे भंग होगी उसके 2 माह के अंदर, आपातकाल में 352 के आपातकाल में 1 माह के अंदर, और राज्य के आपातकाल में 2 माह के अंदर संसद की अनुमोदन लेना समान बहुमत से जरूरी होता है। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है, इस प्रावधान का उद्देश्य और औचित्य क्या है। प्रश्न का अगला पार्ट देखिए, इस प्रावधान का उद्देश्य और औचित्य क्या है। उद्देश्य तो एक ही है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर ये केंद्र का जिम्मेदारी है कि वो राज्य का कामों को, राज्य की जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले ले। तो इसलिए ये उसका उद्देश्य है कि राज्य अपने कामों को संविधान में दिए गए प्रावधान के आधार पर नहीं कर पा रहा था, और राष्ट्रपति को ये विभिन्न स्रोतों से या राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्य या स्वयं संतुष्ट होने पर यह स्थित है कि राज्य सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो एक यह भी कि कानून व्यवस्था को बहाल करना, एक यह भी उद्देश्य है केंद्र का राष्ट्रपति शासन लगाकर, और संघीय ढांचे की स्थिरता। हमारा संघीय ढांचा केंद्र और राज्य से मिलकर बना है। अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र अपने हाथ में लेकर संघीय ढांचे को बैलेंस बना के रखे। तो ये उद्देश्य हो गया। अब आता है औचित्य। औचित्य ये है कि संवैधानिक विफलता की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है।
अगर उसको हम नहीं प्रयोग करेंगे और राज्य लगातार संविधान का उल्लंघन करेगा तो ये राष्ट्र के हित में और संघ के हित में उचित नहीं होगा। तो इसलिए औचित्य है राष्ट्र पर शासन लगाना और हमें आपातकालीन उपाय करने पड़ते हैं। आलोचना ये की जाती है कि राज्य की स्वायत्तता पर प्रहार होता है। लोगों का कहना है कि इससे राजनीतिक रूप से आप स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। ये और अब बात आती है कि विवाद क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने इसमें अगला पॉइंट है कि विवादों में क्यों रहता है अनुच्छेद 356। इसलिए रहता है क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि राज्यों में राष्ट्र प्रशासन केंद्र राजनीतिक विद्वेष से करता है और जानबूझकर राज्यपाल से ऐसी रिपोर्ट लेते हैं जिससे सिद्ध हो सके कि राज्य संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा। ये आरोप है, ये राज्यों का आरोप है जो राज्यों में राष्ट्र प्रशासन लगता है। और 70 के 80 के दशक में कई राज्यों में जब केंद्र में सरकार बनती थी किसी एक पार्टी की, तो राज्यों में जो दूसरी पार्टी की सरकारें होती थी वो केंद्र की सरकार उनको किसी न किसी तरीके से बर्खास्त करती थी। 1984 में आंध्र प्रदेश, 80 में कर्नाटक और केरल में भी ऐसे हुआ था। तो एक तो राजनीतिक दुरुपयोग है, इसलिए विवाद रहता है, और न्यायिक फैसलों के बावजूद भी दुरुपयोग चलता रहता है। इसमें एसआर बोम्मई ने तो कहा था राष्ट्र प्रशासन घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, लेकिन देखिए 94 के बाद कई बार राष्ट्र प्रशासन लगा है। इतने स्पष्ट निर्देशों के बाद भी केंद्र की राजनीतिक मंशा भी एक इसका उद्देश्य होता है। केंद्र की राजनीतिक मंशा होती है कि किसी न किसी तरह हर राज्य में उसी के दल की सरकार बन जाए। इसलिए वो चाहती है कि 5 साल के अंदर अस्थिर करते हुए वहाँ पर पुनः चुनाव करके कोशिश की जाए कि उनके ही दल की सरकार बने। तो एक यह भी कारण है, इसलिए विवाद रहता है। अब आता है 356 के दुरुपयोग को रोकने का उपाय क्या है। नंबर 1, न्यायिक समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अगर 356 लगा दिया जाए तो तुरंत उसकी न्यायिक समीक्षा हो। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये सही लगाया गया है तो ठीक है, नहीं तो उसको निरस्त किया जाए। दूसरी बात, सरकारिया आयोग ने कहा था कि अंतिम उपाय होना चाहिए। कोशिश की जाए कि दूसरे तमाम विकल्पों पर विचार किया जाए, तब अनुच्छेद 356 लगा जाए। तीसरी बात, राज्यपाल की भूमिका को सुधरना चाहिए। राज्यपाल महोदय एक एजेंट के रूप में काम न करके एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और स्वतंत्र होने चाहिए। ये विभिन्न आयोगों के रिकमेंडेशंस हैं, उनमें ये बातें उभर के आई है कि राज्यपाल निष्पक्ष हो, वस्तुनिष्ठ हो जिसे कहते हैं, गैर राजनीतिक हो और स्वतंत्र हो, और उनकी रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ हो, और उसके बाद निष्कर्ष निकाल दीजिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आज हमने आपको आपातकाल के प्रावधानों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर का गठन बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन छात्रों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, पीसीएस की, आईएएस की, प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।